हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेमेस्टर 3 के लिए पेपर 4 मैथमेटिक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2016। तो अभी तक जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी ये उसका लास्ट पेपर है, क्योंकि हमने 2024 से स्टार्ट किया था और हमने 2017 तक कंप्लीट कर लिया था। तो ये लास्ट पेपर है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो भी आ गई है। 30 अक्टूबर से स्टार्ट है, 30, 31 एंड 1 नवंबर, ये 3 दिन आपके पेपर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका हम करेंगे कंप्लीट डिस्कशन 2016 का, एंड बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैं आपको टर्म समझाती जाऊंगी। क्योंकि अब एग्जाम की डेट हमें पता चल गई है, तो अब हमें स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे ही सब्जेक्ट्स के कर डालने हैं, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो भी पैटर्न है वो एक जैसा आता है, बिल्कुल लैंग्वेज भी सेम आती है, तो इसलिए ये आपको करने मस्ट है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अनुपात समानुपात से है, राइट। तो फिलहाल प्रपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि ये चारों नंबर्स जो हैं ये समानुपात में नहीं है। समानुपात में कब नहीं होते हैं? समानुपात का मतलब क्या होता है? A/B इज इक्वल टू C/D। तो हम यहां से कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। अब देखो यहाँ पे जो A और D है ये कौन से टर्म है? A एंड D बाहर वाले टर्म है, और BC कौन से टर्म है? BC बीच वाले टर्म है, राइट। तो इसका मतलब जो बाहर वाले दोनों टर्म है, मतलब 30 और 300, ठीक है, 30 एंड 300, ये इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 120 एंड 90 के प्रोडक्ट या गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 9000 आ रहा है, ओके, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है 10800। तो क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये समानुपात में नहीं है। तो रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, राइट। तो आपने कर दिया ऑप्शन क्या? बी। ये तो इसमें दिखा रहा है कि है, अगर होता तो ये भी समानुपात में होता, राइट। तो बाकी ऑप्शंस आपके क्या है? कैंसिल आउट है। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज यस। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और AOB आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, AOB, राइट। और यहां से आपको बोल रहा है ADB। तो ADB क्या है? ये वाला एंगल ADB है, इसको आपको निकालना है। तो अब इसको निकालने के ना दो मेथड हैं, मैं दोनों आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है, केंद्र पे जो एंगल बनता है वो परिधि के कोण का क्या होता है? दुगना होता है। मतलब अगर मैं यहां से एक एंगल ड्रॉ करती हूं, ठीक है, परिधि पे, तो ये 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? उसका आधा, दैट इज 40। फिर आप देख रहे हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे P ले लेती हूँ, तो PADB एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है? 180। तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। यहां से आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। पहला मेथड तो आपका ये रहा। दूसरा मेथड है, वो भी बता देती हूं मैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है कितना? 80 डिग्री, और आपसे ये वाला ना पूछ के इधर वाला पूछ लिया, अंदर वाला, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे कि ये बचा हुआ कितना है? बचा हुआ कितना है? 280 है, क्योंकि दोनों का सम पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री। तो ये 80 है, तो ये 220 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, राइट। अब अगर ये 280 है तो ये केंद्र पे बना कोण है और ये परिधि पे बना कोण है, तो इसका क्या हो गया? आधा। तो 280 का आधा कितना? 140। तो दो मेथड हो गए और आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे विच इज यस। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और आपसे पूछा है निम्नलिखित में सत्य है। तो रेखा PQ वृत्त का व्यास है, तो ये PQ व्यास नहीं है, PQ क्या है? आपका टेंजेंट है, और टेंजेंट से मतलब हम समझते हैं क्या? स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा PQ। ये सिर्फ टच कर रही है एक पॉइंट पे सर्कल के। नेक्स्ट वन इज रेखा CD वृत्त की छेदिका है, तो बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो CD क्या हो गई? आपकी छेदिका हो गई। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट। फिर देखते हैं रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है।
क्या OR जीवा है? नहीं, OR तो क्या है? हमारी त्रिज्या या फिर आप इसको बोलते हैं रेडियस। हाँ, अगर मैं इसको और ज्यादा एक्सटेंड करूं और यहाँ एक पॉइंट N ले लूं तो NOR या फिर NR बनेगा यहाँ से क्या? व्यास, या फिर आप इसको कहते हैं क्या? डायामीटर। ठीक है, डायमीटर रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। AB यहाँ पे क्या है? वृत्त की कॉर्ड या फिर इसको बोलते हैं हम क्या? जीवा। ठीक है, कॉर्ड या जीवा। एंड ASBA त्रिज्यखंड है। ASBA बिल्कुल भी नहीं, ये एक त्रिज्यखंड नहीं है। त्रिज्यखंड वो होता है जो त्रिज्या से बना हुआ होता है, ये वाला कहलाएगा आपका त्रिज्यखंड। ठीक, नेक्स्ट वन इज ₹2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज या साधारण ब्याज भी कह सकते हैं आप इसको, मीन सिंपल इंटरेस्ट। इसकी दर से आपको क्या निकलना है? 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो आपको ये P दे दिया, ये रेट दे दिया और यहां से आपको टाइम दे दिया और SI आपसे पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वेरी सिंपल है। क्या है वो? प्राइमरी टीचर 100% बनना है ना। तो यहां से हो गया 2000 इंटू रेट है आपकी 5%, टाइम है 2 एंड डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 10, तो 10 एंड 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया क्या? 200। मतलब साधारण ब्याज क्या आया आपका? 200 रुपए आया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 5 की पावर 6 इज इक्वल टू इतना। इसको आपको चेंज करना है किसमें? लॉग में चेंज करना है, लघु गुण के रूप में। तो आपको फॉर्मूला क्या पता है? लॉग AY इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो x है ये पार में चला जाता है ना। तो अब यहां से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है? 5 की पावर 6 इज इक्वल टू 15 625। ये x जो है ये पार में चला जाएगा, मतलब ये 6 किधर आ जाएगा? x के प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, और लॉग ये हो गया हमारा बेस, यहाँ पे a है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। साथ ही साथ जो वैल्यू इस साइड में दी हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। हाँ, यहां पे आ गई आपकी 15625। फिर से लिख देती हूँ इसको मैं, यस 15625। ये बड़ा वाला जो टर्म है ये आपका इधर आ गया, इधर बेस में 5 है इज इक्वल टू क्या? 6। इसी का मतलब होता है क्या कि 5 की पावर 6 ऐसे ले लेते हैं। 6 की जो पावर है 6 जो है उस साइड में x के प्लेस पे उसको ऊपर लगा देते हैं और इसके प्लेस पे पूरा एज इट इज वैल्यू लिख देते हैं, राइट। ये इसी का एक दूसरा रूप है या फिर लॉग वाला है। ठीक है, तो आप कौन सा करेंगे? इट इज यस, ये हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट। यहां से ये वाला है आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज यस, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 35, 33, 37, 50, 48 एंड 138 है, राइट। और आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले जब आप माध्यिका या फिर इसको हम बोलते हैं क्या? मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में। तो इनकी हाइट्स जो हैं उनको हम अरेंज करेंगे सबसे पहले। कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे छोटी हाइट कौन सी है? 133। सबसे पहले लिखा 133। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है 135, देन है 137, उसके बाद है 138, अगेन आपका आ गया 140, 142, 148 एंड 150, और क्या आ गया? 150। यहां पे लिख रही हूं मैं मीडियन। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, जब हमने अरेंज कर लिया फिर हमें देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो क्योंकि 8 बच्चियों का है, 8 गर्ल्स का है, तो 8 ही होंगे। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई? 8। मतलब ये क्या है? सम है। हमें पहले देखना है कि ये ऑड है या फिर इवन है। तो यहां से ये कैसी निकली? इवन निकली। ठीक है, अगर ऑड निकलती तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते? n + 1/2। तो
ठीक है। n+1/2 nth ये टर्म जो है ये आपका हो जाता क्या, मीडियन हो जाता है या माध्यिका हो जाती। बट क्योंकि क्या है, इवन है, तो इवन के लिए जो मीडियन निकलता है, इवन के लिए जो मीडियन निकलता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास में, वो रहता है n/2 प्लस n+1/2, इनका दोनों का क्या एवरेज रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n/2 टर्म, मतलब n कितना 8, तो 8/2 हो गया फोर्थ, तो फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, ये ले लिया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या 138 प्लस, साथ में क्या है n+1/2, तो फिर n+1 कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, यस, ये n/2 + 1 था, क्या था ये n/2 + 1, राइट। अब यहां से मतलब 2 जो है ना वो इसके नीचे नहीं है, सिर्फ n के नीचे, तो n/2 मतलब 8/2 + 1, तो 8/2 इज 4 + 1 मतलब फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो फोर्थ टर्म ये था, तो फिफ्थ टर्म कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये वाला टर्म ले लिया और डिवाइडेड बाई 2, तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 278 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यस, हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2 1 * 2 3 6 एंड 9 18, 139 जो है इनकी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, इनकी हाइट्स की, ऊंचाइयों की क्या है, माध्यिका है। अब ये तो आपका क्योंकि ऐसे आया है कि आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अदरवाइज आप थोड़ा आइडिया ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी इस तरीके के टर्म आते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, मान लीजिए कुछ ऐसा सा टर्म है आपके पास में 3 5 7 9 11, ठीक, और एक टर्म है 3 5 7 9 11 13। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नंबर कैसे हैं, ये ऑड है, ठीक, तो आपने कैंसिल आउट करते जाना है, 3 से 11 5 से 9 और बचा क्या 7, तो ये जो मीडियन या माध्यिका आपकी निकली वो क्या निकली, यहाँ से 7 निकली। अब अगर ये वाले टर्म है मतलब कैसे हैं, इवन है, क्योंकि यहाँ कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इवन के केस में आपको कैंसिल करना है, 3 से 13 5 से 11 एंड अब दो टर्म बचे, अब हम कैंसिल नहीं कर सकते वरना मीडियन कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को क्या करो, ले लो बीच के दोनों टर्म को बचे हुए और इनको डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 9 और 7 आपका हो गया कितना 16/2 दैट इज 8। यहाँ पे मीडियन क्या हो गया 8 हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है बट आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ आप अपना आंसर जरूर वेरीफाई कर सकते हैं ये ट्रिक लगा के कि आपने जो कैलकुलेशन इधर की है वो करेक्ट है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन के लिए इट्स वेरी गुड ट्रिक। ओके, नेक्स्ट वन इज, हाँ अब इसमें आपको इस टर्म की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है। आपको पता है बेस सेम है, मतलब सारी जगह पे आपको 3 दिख रहा है, तो ये 3 क्या है, बेस या आधार, इसके ऊपर मल्टीप्लाई में सारी चीजें, तो एज इट इज सबको ऐड कर दो, 4 + 5, अब 9 तो माइनस का, उसको एज इट इज रखेंगे, और यहां से 3 की जो वैल्यू निकली 4 + 5 हो गया कितना 9, ठीक है, और 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 - 9 + 2 है ना, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो 3 की पावर कितनी निकली 2 दैट इज 9, 3 3 होता है कितना 9। आप ऐसे मत कर देना 3 × 3 और 2 ले लो और उसके बाद में 3 2 6 कर दो, ये 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 को इटसेल्फ ही 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज, यस, अब देखो इसके क्या निकालने हैं, गुणनखंड, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या, फैक्टर निकालने हैं। तो आपको पता है कि हमें स्क्वायर वाले टर्म्स याद करने पड़ते हैं, कौन से, जैसे कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको टंग पे होनी चाहिए लर्न, है ना। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि आपको एक टीचर बनना है, तो आपको कुछ बेसिक मैथ्स भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अदर दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं तो आपने मैथ्स नहीं पढ़नी, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इसीलिए तो एग्जाम में पूछी जाती है हर बार। तो यहाँ से a² - b² दिख रहा है और ये तीनों चीजें, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है आपका 4/x² माइनस y² / 9, हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को 2 के स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/x², क्योंकि यहाँ से ये बनेगा 2² और x², तो दोनों का ही क्या बन जाएगा होल स्क्वायर,
माइनस y बाई 3 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें, ये a पूरा टर्म कौन सा हो गया 2 बाई एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है राइट। अब इसको स्किप करके आप डायरेक्ट यहां से लिखेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ये है a प्लस बी राइट, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ये फाइनल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक टर्म आपको स्क्वायर में दिया, दूसरे को अपने आप कन्वर्ट करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी होगी जो आपकी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज 3.5 त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इतने सेंटीमीटर का आपको क्या लेना है, एक वृत्त लेना है, तो त्रिज्या कितनी 3.5, मान लीजिए कि ये ले ली मैंने कितनी, इस तरीके से, ये 3.5 त्रिज्या है ना। आप इसको भी त्रिज्या ले सकते हैं, सेंटर से परिधि तक जितनी भी डिस्टेंस होती है वो सारी क्या होती है, हमारी त्रिज्याएं होती है। अब कह रहा है कि उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, हमने एक बिंदु ले लिया ये वाला, दिस इज P, और क्या करना है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। क्या करना है, वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब आपको क्या बनानी है, एक टेंजेंट बनानी है, स्पर्श रेखा। कैसे बनाएंगे, तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका रेडियस होता है, रेडियस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंबवत होती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये रेडियस है तो इस पे इस तरीके की कोई एक लाइन बनानी है, वही टेंजेंट होगा हमारा। तो ये लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, वहां से हमने इस तरीके से ले लिया, फिर हमने यहाँ पे 2 कट लगाए, उसके बाद इन दोनों कट से हमने इधर एक कट और इधर एक कट लगाया, और फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली जो है इसको आप पी क्यू भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पी क्यू। ये पी क्यू क्या हो गई, हमारी स्पर्श रेखा हो गई, या फिर क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। अब यहां लिखा हुआ है रचना मत लिखिए, तो मत लिखिए तो नहीं लिखेंगे, है ना। लिखी होती तो आप कह देते कि पहले हमने 3 सेंटीमीटर की माप लेके एक क्या बनाया, एक सर्कल या वृत्त बनाया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके बाद में हमने क्या कर दिया, त्रिज्या पे लंबवत बनाया पी क्यू, और वही पी क्यू क्या है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। फाइन। नेक्स्ट वन इज, ये बहुत इजी होते हैं, सेट के क्वेश्चन वेरी इजी है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन निकालना है, तो ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, दोनों आप फटाफट लिख लेंगे राइट। एंड बी आपके पास में क्या है, 5, 11 एंड 13। अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज क्या, यहां से ए और बी में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट, प्रतिच्छेदन मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट, है ना। तो क्या है, 11 है, 11 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 11 हो गया। अभी मैं यहाँ पे आपको ए यूनियन बी भी बता देती हूँ, जो दोनों में एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे कौन से, 5, देखो एक जैसा तो ये था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और सारे ही मिला के लिखने हैं किसमें, यूनियन में। तो यूनियन में क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13। अब 11 को हमने 2 टाइम्स नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारा क्या था, कॉमन था, ओके, इसलिए इसको एक ही बार लेना है। ये दोनों ही बता दिया आपको, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 का भाग देना है, दे देते हैं भाग, है ना। ये तो बहुत इजी है, वेरी इजी। आपको ना थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है, और जो मैं बता रही हूँ उसको ठीक से सुनना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, भागफल, या इसको हम कह सकते हैं कोशेंट, और यहाँ निकालना है शेषफल या फिर रिमाइंडर, राइट। अब देखो x है और स्क्वायर लाना है, तो एक x चाहिए, तो x की x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 भी तो है, तो 3x, साथ में क्या आ गया, 3x। ये मैंने क्या किया, ये मैंने x प्लस 3 से क्या लाना था, x स्क्वायर लाना था, तो यहाँ x की मल्टीप्लाई कर दी, पहले इससे की फिर इससे करी, तो अब क्या आया, x स्क्वायर आ गया यहाँ मल्टीप्लाई करके, और x की 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, प्लस 3। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस था, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब 8 माइनस 3 हो गया 5x प्लस 17। अब क्या लाना है x के साथ 5, तो x के साथ 5 लाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x प्लस 5 3 हो गया कितना 15। कितना बचा 2 बचा, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां से ये हो गया आपका क्या शेषफल या रिमाइंडर, और ये हो गया आपका x प्लस 5 क्वोशिएंट, भागफल और शेषफल। क्लियर है, बहुत इजी होते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। नेक्स्ट वन इज यस, तो निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों के भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समांतर माध्य या एवरेज मीन पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। इसको देखने की इसको डरने की जरूरत नहीं है देख के, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, सिर्फ आपको ये टेबल ड्रॉ करनी होती है, वो भी इसमें ड्रॉ कर रखी है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो यहाँ पे x है भार और शिक्षार्थियों की संख्या वो होती है आपकी क्या फ्रीक्वेंसी। कितने छात्रों का भार 40 है, कितने छात्रों का 42 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है एफ एक्स निकालना है, मतलब दोनों का क्या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं भाई मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी x की और f की। सबसे पहले हमें जो टर्म दिया है वो क्या दिया है 44, ये हो गया आपका 160। ठीक है, फिर 12 2 हो गया 24, 12 4 हो गया आपका 48 एंड 2 50। नेक्स्ट वन 18 3 हो गया 54, तो 4 यहाँ 5 ऊपर, 18 4 हो गया 72 एंड 5 77। नेक्स्ट वन 44 इंटू 10 इज 440 एंड 45 इंटू 6 होता है 270। क्लियर। अब क्या करना है आपको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। अभी हमने एफ एक्स निकाला और सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या कि अब इन टर्म्स का जोड़ निकालना है या फिर योग निकालना है। थोड़ा ऊपर कर देती हूँ जिससे आपको टेबल दिख जाए। ठीक, अब इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 4 4 कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया, फिर 6 एंड 4 हो गया आपका कितना 10 के साथ में 7 एंड 7 14 मतलब 24। यहां से 4 ले लिया और आपका 2 कैरी चला गया। फिर आपको देखना है 2 एंड 1 3 और 7 10। ठीक है, 10 के बाद में आपको 11 और है, तो इसका मतलब 10 के साथ में 11 मतलब 2148। ये क्या निकला, ये निकला सिग्मा एफ एक्स। ठीक, यहां से निकलेगा सिग्मा एफ, तो फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा उतना ही आएगा जितने छात्र दिए हुए हैं, हमें ऐड करने की भी जरूरत नहीं है और कर भी सकते हैं। 30 हो गया, 10 हो गया 40 एंड 50, क्योंकि वो दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 50 शिक्षार्थियों का भार, है ना, इसलिए इसको काउंट करने की जरूरत भी नहीं थी। तो अब हम समांतर माध्य निकालेंगे। यहां से हो गया आपका एवरेज मीन कितना सिग्मा एफ एक्स, ये वाला टर्म दैट इज 2148, और साथ में क्या सिग्मा एफ से डिवाइड करना है, मतलब 50 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना। अब आप सिंप्लीफाई इसको करके और डायरेक्ट इसका आंसर किसमें निकालेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राइट, नेक्स्ट वन इज हर्षिता ने एक बैंक में रुपए 5000 जमा किए और 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट देता हो 2 साल के लिए, तो कितने मिलेंगे वापस। तो देखो जो मूलधन उसने लगाया मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो लगाया, उसके साथ साथ उसको क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट भी जब उसमें ऐड हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं क्या हमारा अमाउंट जो टोटल होता है। तो यहां से हमें फॉर्मूला सीधा किसका रखना है अमाउंट का रखना है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, R अपॉन 100 की पार क्या N। यहाँ पे A क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया, जो उसको पैसा मिलेगा टोटल, जिसके अंदर मूलधन पहले से ही इंक्लूड है। P है आपका मूलधन, R है आपकी क्या रेट मतलब दर, है ना, और N क्या है यहाँ पे समय है। मैंने इसको कंप्लीटली बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ से P की वैल्यू कितनी है इट इज 5000, 1 प्लस R की वैल्यू इज 8/100, इसकी पार कितनी N मतलब 2। ठीक, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है 5000, ये 4 2 8 जाएगा, ये 4 से जाएगा 25, 25 1 25 एंड 2 27/25, ये टर्म आ गया स्क्वायर में। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली।
क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ये तो मैंने बस आपको समझा दिया, बाकी अभी तक आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा आई होप। ठीक, अब देखो ये वैल्यू यहां सॉल्व हो रही है, कितना आया 5000 और इंटू 27 इंटू 27 और नीचे क्या था 25 इंटू 25। ठीक, अब 25 से इसको काटो 200 पे जाएगा, फिर 25 से इसको काटो तो ये 8 पे जाएगा। ऊपर क्या आ गया 8 इंटू 27 इंटू 27 दैट इज 8 इंटू 27 का स्क्वायर इज 729। यहां से निकालेंगे 8 9 हो गया 72, 8 2 16, 16 के साथ में आप 7 रखेंगे 23 आएगा, 8 7 कितना 56 और 2 58। ये हो गया क्या उसका मिश्र धन 5832 रुपए। जमा कितने किए थे 5000 जमा किए थे, मिले कितने 5832। इसका मतलब उसने कितना ब्याज कमाया, उसने लिया 832, मतलब कितना 832 रुपए। ठीक है, पर पूछा आपसे क्या था मिश्र धन, इसलिए आपका आंसर जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 और ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ वॉल, या फिर आप कर सकते हो 4 वॉल्स, सबके पास 4 दीवारें ही होती हैं, है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है 2, इसकी 2 और बीच में क्या लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू एच। ओके, अब यहां से आप क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, सब मीटर में दी हुई है यस, तो सीधे रखेंगे 4 प्लस 3.5 और इंटू साथ में क्या था आपके पास 3 दैट इज 2 इंटू ये हो गया आपका 7.5 ब्रैकेट ओपन, 75 2 होता है 150 और पॉइंट से 0 कैंसिल तो 15 बचा इंटू 3 दैट इज 45। ये हो गया क्या मीटर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है यस। नेक्स्ट वन इज चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ABC कितना है 40 डिग्री है। ABC ये वाला है आपका 40, CAB है क्या 80। ठीक, एंड ADB निकालना है, मतलब ADB ये वाला एंगल चाहिए आपको। सबसे पहले यहां हम देख पा रहे हैं कि ये जो A एंड B की वैल्यू दे रखी है उससे हम किसकी निकाल सकते हैं इस C की, क्योंकि ये एक क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब A एंगल इज ऑफ 80 डिग्री एंड B इज ऑफ 40 डिग्री। देन यहां से C की वैल्यू निकल आएगी सिंपली माइनस करके 80 एंड 40 120, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा ये बचेगा आपका कितना 60 डिग्री। तो यहां से एंगल C कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, क्या निकाला हमने ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम इसे BCAB बोल सकते हैं, बस C बीच में रहेगा। अब आपको क्या करना है D की वैल्यू निकालनी है ना, किसकी निकालनी है D की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आपकी क्या है जीवा है या कॉर्ड है, और एक ही जब आपका वृत्तखंड होता है तो उससे जितने भी एंगल बनते हैं, आप यहाँ कितने भी एंगल बनाओगे उसका मेजरमेंट जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल्स ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, किसके बराबर है AD के बराबर, ADB के बराबर है। ठीक, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये बराबर होते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री एज ऑफ ACB। जितना ACB था उतना ही ADB हो गया। क्लियर है, वो भी वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। नेक्स्ट वन इज यदि क्रेता को एक एक शेयर का अंकित मूल्य
₹10 और बाजार मूल्य ₹40 प्रति शेयर बताया, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कि जो मार्क प्राइस था वो कितना था, ₹10, ठीक। और उसने क्या किया, ₹40 का, मतलब आप समझ लो कि ₹10 पे उसने खरीदा था। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है, 40 है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इसका मतलब उसको कितना फायदा हुआ, तो एक शेयर पर जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 40 माइनस 10, क्योंकि 10 में खरीदा 40 में बेचा, तो ₹30 का लाभ हुआ। और उसने टोटल कितने शेयर खरीदे थे, 300 शेयर खरीदे थे, तो 300 शेयर पर लाभ कितना होगा, सिंपल, एक शेयर खरीदा तो ₹30 मिले, 300 शेयर खरीदे तो 300 और 30 मतलब कितना, 9,000। ये उसको क्या हो गया, फायदा हो गया इतने रुपए का। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज 3x² + 10x - 8, इसका क्या निकालना है, गुणनखंड या फिर फैक्टर्स। ठीक, क्या करना था, 3 8 कितना, 24। अब 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका जो अंतर है, माइनस साइन है ना यहाँ पे, अंतर कितना आए, 10 आए। तो कितने तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं 24 और 1 में क्या इनका अंतर आपको 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। फिर कर सकते हैं हम 12 और 2, 12 2 भी कितना होता है 24, अब इनका अंतर भी कितना, 10। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। यहां से हम क्या कर देंगे, 3x² और प्लस 10x की जगह लिख देंगे 12x - 2x, 12x - 2x, ये हमने 10x की जगह लिख दिया, -8। अब क्या करना है, 3x कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा, x + 4, -2 कॉमन ले लेना है, यहां भी बचेगा x + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x + 4 दोनों में वैल्यू आ रही है, इसको बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3x - 2। ये हो गया क्या आपका फाइनल आंसर, ये हमारे फैक्टर्स निकल के आए। नेक्स्ट वन, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इतना। देखो टुकड़ा कैसा है, घनाकार है, मतलब ये है, तो हम कह सकते हैं कि घन जो होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहां से सब क्या होती है, बराबर होती है। तो जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, या आप इसको बोलते हैं क्या, सरफेस एरिया। ठीक है, किसका, घन का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6l²। तो 6l², क्योंकि l b h सब बराबर है, हमने यहाँ पे l ले लिया, आप b भी ले सकते हैं, h भी ले सकते हैं। कितना दिया हुआ है, 216, बट हमें l² तो नहीं पता, ये चीज दे रखी है कितनी, 216। यहां से आपने 6 से कैंसिल किया तो कितना बना आपके पास, 36। तो जो l की वैल्यू आ गई वो आ गई 6, क्योंकि l² है 36, तो l क्या हो गया 6, इसको हम 6² लिख सकते हैं ना। अब यहां से हमें क्या पता लग गई, साइड पता लग गई या फिर लेंथ पता लग गई। तो क्योंकि आयतन निकालना है तो लेंथ क्या होती है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है वॉल्यूम या फिर आयतन क्या रहता है हमारे पास, ये होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज l³। तो हमारे पास कितना आया था, 6 आया था। ओके, तो आपका क्या हो गया, 6 × 6 × 6 कितना आया, 36 × 6, 216। यही आ गया वापस, क्या आ गया, 216 ही वापस आ गया। अब देखो कितनी कमाल की बात है कि जो घन था हमारा, उसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही साथ क्या, आयतन, दोनों के दोनों क्या है, बराबर आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आ गए तो आ गए, है ना। अब यहां से हो गए आपके सारे क्वेश्चन, 18 के 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। क्या हमने 2024 से 2016 तक के पेपर, सारे के सारे पेपर हमने क्या कर लिए हैं, कवर अप कर लिए हैं। अब आपको यही काम करना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ में, और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहने। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।